Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the lecture of structural analysis. In this lecture, we will discuss about that how we can do example based on moment area theorem. इससे पहले हम ये जानते हैं कि व्हाट इज स्ट्रक्चर. पहले लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था, लेकिन मैं दोबारा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ. व्हाट इज स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर इज अ combination of different part and different element, such as in the building we can say that slab, beam, column, footing, etc. These all are the element of the structure. Okay, so why we provide structure? स्ट्रक्चर बेसिकली हम लोड को रेजिस्ट करने के लिए हम स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. अच्छा, अब स्ट्रक्चरल एनालिसिस किसे कहते हैं? स्ट्रक्चरल एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द इंटरनल फोर्सेस डेवलप्ड ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग इन ईच पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चरल एलिमेंट. ठीक है. हम स्ट्रक्चरल एलिमेंट में ईच पार्ट, एवरी पार्ट में हम क्या करते हैं? हम फाइंड करते हैं इंटरनल फोर्सेस विच इज़ डेवलप्ड ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग. जब हम फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्ट्रक्चर पर हम क्या करते हैं? हम एक्सटर्नल लोड हम अप्लाई करते हैं, तो उसमें इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं. ठीक है. जिसकी वजह से इंटरनल फोर्सेस डेवलप होते हैं. ठीक है. इसकी नतीजे में हमारे पास क्या होती है? डिफॉर्मेशन आती है एक स्ट्रक्चर में. तो हम उस डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करने के लिए, उस डिफॉर्मेशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं? हम पहले स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं, लेकिन डिज़ाइन से पहले ये ज़रूरी है कि हम पहले स्ट्रक्चर को एनालाइज करके. ठीक है. जैसा कि हम ये भी कह सकते हैं कि डिज़ाइन इम्पॉसिबल विदाउट एनालिसिस. पहले हम स्ट्रक्चर का क्या करते हैं? हम एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम डिज़ाइन करते हैं. ठीक है. अच्छा, अब मैं थोड़ा ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि लोड मैकेनिज्म किस तरह होते हैं एक बिल्डिंग में. ठीक है. द लोड विच इज़ कमिंग ऑन द स्लैब विल ट्रांसफर टू द बीम. फ्रॉम द बीम लोड विल ट्रांसफर टू द कॉलम. ओके. देन फ्रॉम द कॉलम फाइनली लोड विल ट्रांसफर टू द फुटिंग ऑफ द बिल्डिंग या ऑफ ए स्ट्रक्चर. ठीक है. फ्रॉम द फाउंडेशन लोड विल डिस्ट्रीब्यूटेड टू द सब सॉइल ऑफ द अर्थ. ठीक है. इस तरह लोड का मैकेनिज्म जो है वो कुछ इस तरह है. ठीक है. अच्छा, अब अगर हम स्ट्रक्चर की डिफिनीशन कुछ और तरीके से करना चाहते हैं तो हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ह्यूमन स्केलेटन मेड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ बोन विच हैव डिफरेंट साइजेस एंड डिफरेंट शेप. ठीक है. तो इस तरह हमारे पास एक बिल्डिंग भी हो सकता है. बिल्डिंग की हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट हो सकती है. ठीक है. तो उसको हम वन बाय वन उसको हम एनालाइज करते हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस में. ठीक है. अच्छा, तो पहले हम आते हैं मूवमेंट एरिया थ्योरम की तरफ. जैसे कि पहले लेक्चर में मैंने मूवमेंट एरिया थ्योरम डिटेल से एक्सप्लेन किया, इसका डिफिनीशन किस तरह, ये कब डेवलप हो गया है. ठीक है. अच्छा, तो ये सारा डिस्कशन जो है मैंने पहले लेक्चर में ऑलरेडी किया है. अगर आपने पहले लेक्चर नहीं देखा है तो आप काइंडली जाके पहले लेक्चर देखिए, इसी फर्स्ट लेक्चर जो है. ठीक है. अच्छा, तो अब हम आते हैं मूवमेंट एरिया थ्योरम की तरफ. मूवमेंट एरिया थ्योरम की मदद से हम दो चीज़ें फाइंड कर सकते हैं. एक हम फाइंड करते हैं स्लूप, दूसरा हम फाइंड करते हैं डिफ्लेक्शन. ठीक है. अब हमारे जहन में एक क्वेश्चन आता है कि ये स्लूप क्या है और ये डिफ्लेक्शन क्या है. ठीक है. अच्छा, बीम में दो किस्म की डिफॉर्मेशन जो, एक हम जो है बीम पर जब लोड अप्लाई कर दी तो इसमें मूवमेंट प्रोड्यूस होता है. दूसरा उसमें जब लोड अप्लाई कर तो उसमें शेयर फोर्सेज जो है वो डेवलप होती है. ठीक है. अच्छा, ये स्लोप जो है, ये बीम में जो स्लोप आता है ये बेसिकली हमारे पास मूवमेंट की वजह से आती है. और ये डिफ्लेक्शन जो आता है बीम में, ये बेसिकली हमारे पास शेयर फोर्सेस की वजह से बीम में डिफ्लेक्शन जो है वो मतलब डेवलप होता है. ठीक है. अच्छा, तो आज का हमारा जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में हम स्लोप फाइंड करते हैं. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट द एग्जाम्पल. इस एग्जाम्पल में क्या है? Example number 8.6, determine the slope at point B and C of the beam shown in the figure. Use E is equal to 29 and to 10 की power 3 KSI and moment of inertia is 600 इंच की power 4. ठीक है. स्ट्रक्चरल एनालिसिस में जितनी भी एग्जाम्पल हमारे पास गिवन होते हैं उसमें हमारे पास दो चीज़ें अवेलेबल होते हैं. एक वो हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दूसरा होता है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है. अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन न हो तो उस एग्जाम्पल में उसका क्रॉस सेक्शन ज़रूर गिवन होगा. तो क्रॉस सेक्शन की मदद से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं. अगर हमारे पास क्रॉस सेक्शन जो है वो हमारे पास रेक्टेंगुलर होगा. ठीक है. रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, फॉर एग्जांपल ये इसका h है और ये इसका b है, हाइट और ब्रेथ. तो BH³ डिवाइड बाई 12 ये है हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला. ठीक है. अच्छा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी गिवन होता है यूजुअली क्वेश्चन में. अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इस एग्जाम्पल में जो डायग्राम गिवन है उसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहते हैं. ये हमारे पास चूंकि एक कैंटिलीवर बीम है. ठीक है. तो कैंटिलीवर बीम में हमारे पास एक फिक्स सपोर्ट होता है, दूसरा साइड फ्री होते हैं. स्ट्रक्चरल एनालिसिस में हम डिफरेंट टाइप ऑफ बीम जो है वो हम एनालाइज करेंगे. ठीक है. जैसे कि इस एग्जांपल में हमारे पास है एक कैंटिलीवर बीम. ठीक है.
अच्छा, तो कैंटिलीवर बीम को हम एक्सप्लेन भी इस तरह कर सकते हैं कि कैंटिलीवर बीम का एक साइड जो है वो फिक्स होता है, दूसरा साइड जो है वो फ्री होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है फिक्स सपोर्ट का क्या मतलब है? फिक्स सपोर्ट का मतलब ये है कि हमारे पास 3 टाइप के लोड को रेजिस्ट कर सकती है। वर्टिकल लोड रेजिस्ट कर सकती है, हॉरिजॉन्टल लोड रेजिस्ट कर सकती है, और उसके साथ साथ ही मूवमेंट को भी रेजिस्ट कर सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो लोड के अपोजिट होगी। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर लोड अप्लाई हो गया है डाउनवर्ड, ठीक है, तो इसके वजह से जो मूवमेंट आ रहा है वो हमारे पास क्लॉकवाइज मूवमेंट जो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अच्छा, अब इसका जो रिएक्शन होगा वो इसका अपोजिट होगा। इसका रिएक्शन जो है वो क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, और मूवमेंट जो है वो क्लॉकवाइज है, ठीक है। अच्छा, इस पर अगर मैं इस तरह लोड अप्लाई कर दूँ पी लोड, तो इसका रिएक्शन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इस तरह वर्टिकल में भी इस तरह सीन है, ठीक है। अच्छा, इस बीम का लेंथ जो है वो हमारे पास 30 फीट है, और इसका सेंटर डिस्टेंस जो हमारे पास 15 फीट है। हमसे जो रिक्वायर्ड है पॉइंट बी एंड पॉइंट सी पर हमारे पास स्लोप जो है वो रिक्वायर्ड है, ठीक है। अच्छा, मूवमेंट एरिया थ्योरम को मैंने इस तरह एक्सप्लेन किया था कि इसमें हमारे पास 2 चीज़ें हैं, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, ठीक है। स्लोप हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं कि हम जो है पहले इसका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम जो है वो ड्रा करते हैं, फिर उस बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम का जिस पॉइंट पे हमें फॉर एग्जांपल बी पॉइंट पे हमें स्लोप रिक्वायर्ड है, तो हम इसका एरिया फाइंड करते हैं, सिंपली ई आई पर डिवाइड करते हैं, तो ये होगा हमारे पास स्लोप, ठीक है। अगर हम डिफ्लेक्शन फाइंड करना चाहते हैं तो इसका हम एरिया फाइंड करेंगे, और जिस पॉइंट से हम स्लोप फाइंड करना चाहते हैं उस पॉइंट का हम सेंट्राइड जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन हमारा आज के लेक्चर का जो बेसिक कंसंट्रेशन है वो बेस्ड ऑन स्लोप है, तो हम जस्ट एरिया फाइंड करते हैं बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम का, ठीक है। तो पहले अकॉर्डिंग टू मूवमेंट एरिया थ्योरम हम क्या करेंगे, हम जो है वो फाइंड करेंगे बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम में 2 तरीकों से फाइंड कर सकते हैं। एक हम इस तरह फाइंड करते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल पहले हम शेयर फोर्स डायग्राम ड्रा करते हैं, शेयर फोर्स डायग्राम, उसके बाद हम क्या करते हैं बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम से हम फिर यूज़ करेंगे, उससे हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द मूवमेंट एट सपोर्ट ए बिकॉज इट इज ए कैंटिलीवर बीम, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मूवमेंट फाइंड करते हैं। सो मूवमेंट अलोंग द ए पॉइंट हम किस तरह फाइंड करेंगे कि हमारे पास 2 किप हमारे पास लोड अप्लाइड है, ठीक है। तो वो हम 30 फीट से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 किप एंड 30 फीट, ठीक है। तो इसका यूनिट किस तरह आएगा, हमारे पास किप एंड 2 फीट, ठीक है। चूंकि ये हमारे पास मूवमेंट है तो मूवमेंट का वैल्यू जो है वो कुछ इस तरह होगा, ठीक है। तो हमें यूनिट से पता चलता है कि हमारे पास जो है ये क्या है, हमारे पास मूवमेंट है, ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास, मैं थोड़ा यूनिट की तरफ आता हूँ, अगर हमारे पास यूनिट किप पर फीट है, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। अगर हमारे पास यूनिट सिर्फ किप होगा तो इसका मतलब ये होगा कि ये हमारे पास पॉइंट लोड है। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये यूनिट जो है हमारे पास किप फीट में है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास मूवमेंट है, ठीक है। अच्छा, ये मूवमेंट चूंकि ये सपोर्ट पे होगा, ये मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ पर हमारे पास 60 किप फीट हमारे पास मूवमेंट होगा। तो हम इसको ई आई पर के डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट एरिया थ्योरम, ठीक है। अच्छा, अब अगर इसका सेंटर पे हम मूवमेंट फाइंड करना चाहते हैं तो सेंटर का हमारा डिस्टेंस जो है वो हमारे पास इसका हाफ होगा, 60 को हम 2 पर डिवाइड करेंगे, 60 डिवाइड बाई 2 अगर हम करें तो हमारे पास 30 आता है, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास 30 बाई ई आई, ठीक है। अच्छा, अब रिक्वायर्ड डेटा क्या है, हमने थीटा बी फाइंड करना है और हमने थीटा सी फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, थीटा बी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि थीटा बी से लेकर ए तक हम एरिया फाइंड करेंगे, और थीटा सी का क्या मतलब है कि हम सी से लेकर ए तक हम एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है। अच्छा, सो थीटा बी अगर हम फाइंड करते हैं तो बी से लेकर ए तक एरिया हम, जैसा कि ये है हमारे पास, ये वाला एरिया भी हम फाइंड करेंगे और ये वाला एरिया भी हम फाइंड करेंगे। अगर हम फाइंड करना चाहते हैं थीटा सी तो हम क्या करेंगे, ये टोटल एरिया हम फाइंड करेंगे। अब हम आते हैं इस बीम का एग्जेजरेटेड करो। एग्जेजरेटेड करो का क्या मतलब है कि अगर हम एक बीम पर लोड अप्लाई कर दी तो इस वजह से इतना डिफ्लेक्शन आता है, तो इसका हम एक कॉन्सेप्चुअल करो हम ड्रा करते हैं, दिस इज कॉल्ड एग्जेजरेटेड करो, ठीक है। अच्छा, अगर इस बीम पर मैं पी लोड अप्लाई कर दूँ, ये सपोजिशन है, अगर मैं पी लोड अप्लाई कर दूँ तो ये वाला जो है इस तरह डिफ्लेक्ट होगा। अब हम एवरी पॉइंट पे हम टेंजेंट लाइन ड्रा करते हैं, जैसा कि पॉइंट बी है हमारे पास, तो इस पर हम एक टेंजेंट लाइन ड्रा करते हैं, ठीक है। अच्छा, और ये हमारे पास जो है एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन और टेंजेंट के दरमियान जितना एंगल होगा वो थीटा बी होगा। इसको हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं कि अगर बीम के साथ थीटा बी ए
थीटा बी ए को भी हम कह सकते हैं और थीटा बी भी हम कह सकते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ हमारे पास टेंजेंट सी भी है। इस यहाँ पर हम टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे और एक इस पॉइंट पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है। अब ये जो थीटा है बीम के साथ जो टेंजेंट लाइन एंगल बना रहा है वो है हमारे पास थीटा सी ए, और ये वाला एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये टेंजेंट लाइन जो एंगल बना रहा है वो है हमारे पास थीटा सी। तो हमारा बेसिक पॉइंट जो है वो हमने ये फाइंड करना है थीटा सी और थीटा बी। अगर हम ये फाइंड करते हैं इसके बराबर होगा, अगर हम ये फाइंड करते हैं इसके बराबर होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लेक्चर को हम फर्दर प्रोसीड करते हैं, हम इसको पुट करते हैं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम लेक्चर को फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो हम अगर थीटा बी फाइंड करना चाहते हैं तो हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है इसका एरिया हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हम एरिया किस तरह फाइंड करेंगे, अगर हम यहाँ पर देख लें तो यहाँ हमारे पास टू टाइप की एरिया, एक हमारे पास ट्रायंगुलर है, दूसरा हमारे पास रेक्टेंगुलर एरिया है। तो हमें पता है कि अगर हम ट्रायंगुलर या रेक्टेंगुलर एरिया हम फाइंड करते हैं तो रेक्टेंगुलर एरिया के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली हम इसका लेंथ और विड्थ मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम ट्रायंगुलर एरिया फाइंड करना चाहते हैं तो इसको हम एरिया फाइंड करते हैं और उसको 1/2 पे डिवाइड करते हैं, ठीक है। 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास 30 फीट है, इसका लेंथ जो है वो हमारे पास 15 फीट है। तो इसको आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं, -1/2 माइनस क्या करते हैं, क्या ये सारा डिफ्लेक्शन जो है ये डाउनवर्ड है मूवमेंट डायग्राम, ठीक है। 60 - 30 हम क्यों करते हैं, 60 - 30 अगर हम करते तो हमें ये वाला एरिया जो है बच जाएगा, ठीक है। तो 60 - 30 हम करते हैं तो 30 आ जाएगा और 15 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 से फिर मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, थीटा बी = -7.675 फीट स्क्वायर डिवाइड बाई EI, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, EI की वैल्यू का हम यूज़ करते हैं। तो EI की वैल्यू हमारे पास किस तरह है, वो कुछ इस तरह है कि 29 10³ किप पर इंच स्क्वायर × 600 इंच की पावर 4। तो ये वैल्यू हमारे पास इंच में है और ये फीट में है। तो क्योंकि ये हमारे पास फीट फेयर है, अगर हम इसको फीट स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको हम 144 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों कि हमारे पास ये 12 है तो 12 स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई, तो अगर 12 का स्क्वायर हम ले लें तो इसे 144 आ रहा है, ठीक है। तो 144 से हम मल्टीप्लाई करके तो हमारा सारा वैल्यू जो है वो इंच में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि इससे हमारे पास आफ्टर कंप्यूटिंग दिस वैल्यू थीटा बी = -0.00559 रेडियन, ठीक है। अच्छा, द नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द एंगल इज मेजर क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉइंट ए। अगर हमारे पास ये बीम है, अगर हम पॉइंट ए से एंगल मेजर करेंगे तो हमारे पास ये क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, क्योंकि ये नेगेटिव साइन हमें इंडिकेट करता है। तो ये एंगल जो है हमारे पास होगा 0.00559 रेडियन, ठीक है। अब हम आते हैं थीटा सी की तरफ, ठीक है। ये थोड़ा सिंपल है क्योंकि हम डायरेक्टली इसका टोटल एरिया फाइंड करेंगे। तो 60 × 30, ठीक है, 1/2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। थीटा सी = थीटा सी बाई ए 1/2 60 किप फीट × 30 फीट, ठीक है। इसको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करके तो फीट आपस में स्क्वायर आ जाएगा, किप तो -900 किप फीट स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ EI, हम EI की वैल्यू को अब हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास थीटा सी जो है वो हासिल हो जाएगा, ठीक है। तो अगेन वो वाला सेम प्रोसीजर हम करेंगे कि 144 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फॉर कन्वर्ट एट इनटू इंचेस, ठीक है। अच्छा, हमने EI का वैल्यू हमने पुट कर दिया तो हमारे पास थीटा सी आ गया -0.00745 रेडियन, ठीक है। अगेन नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द एंगल मेजर क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है। हमारे पास ये एंगल जो है ये पॉइंट ए से हमारे पास क्लॉकवाइज हम मेजर करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्लॉकवाइज एंगल होगा। अच्छा, अब यहाँ से हमने जब एनालिसिस किया तो हमें पता चल जाता है कि हमारे पास ये पॉइंट सी जो है यहाँ पर मैक्सिमम स्लोप आ रहा है, ठीक है। और पॉइंट बी पे हमारे पास इससे थोड़ा कम स्लोप जो है वो आ रहा है, और पॉइंट ए पे मिनिमम या नेग्लिजिबल स्लोप आ रहा है, ठीक है। अच्छा, तो ये था हमारा आज का एग्जाम्पल। इसमें हमने डिटेल से एक्सप्लेन किया और हमने स्लोप फाइंड किया तो हमें पता चलता है कि ये बीम जो है इसमें कितना स्लोप आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास अगर एक बीम है तो इसमें हम डिफ्लेक्शन किस तरह फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर देखेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।